माधव के पिताजी ने एक नई फैक्ट्री खोली थी। तो माधव जो था वो उस नई फैक्ट्री में दिन भर काम करता और रात में वहीं एक घर था, वहाँ जाकर कुछ मज़दूरों के साथ सो जाया करता था। ऐसा लगभग 1 से 2 हफ्ते चला और फिर जिन मज़दूरों के साथ वो रात में उस घर में सोया करता था, उनमें से एक ने कहा कि साहब मुझे मेरा पैसा दो, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। तो माधव ने कहा, अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम ऐसा कह रहे हो। तो वो जो मज़दूर था वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस आप मुझे मेरा पैसा दो, मैं यहाँ और काम नहीं कर सकता। माधव उसके पीछे पड़कर उससे पूछता है कि आखिर यार क्या वजह हो गई है जो तुम काम करने के लिए मना कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं रात में इस घर में नहीं सो सकता। तो इस पर माधव कहता है, अरे बस इतनी सी बात के लिए तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? ठीक है, तुम यहाँ नहीं सोना चाहते तो फैक्ट्री में सो जाना। तो वो कहता है, नहीं मैं फैक्ट्री में भी नहीं सोऊंगा, मैं अपना इंतज़ाम कहीं भी देख लूँगा। तो इस पर माधव कहता है, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी है। तो फिर वो मज़दूर उस दिन के बाद उनके साथ उस घर में नहीं सोया। वहीं कुछ दिन बीते ही थे कि माधव जो था वो रात में काम करने के बाद बाकी मज़दूरों के साथ उसी घर में सो रहा था। तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि घर के दरवाजे पर कोई खटखटा रहा हो। उसकी नींद खुली और वो जाकर देखता है कि दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। वो वापस से जाकर सो जाता है। फिर उसे लगता है कि फिर से किसी ने खटखटाया है। वो फिर जाकर उठकर देखता है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं होता। तो ऐसा उसके साथ 4 से 5 बार होता है। वो जब भी जाता, दरवाज़ा खोलता तो सामने कोई नहीं होता। वो थोड़ा परेशान हो गया और अब उसे गुस्सा आने लगा था। वहीं उसके साथ जो बाकी 3 मज़दूर थे वो तो अपने खा पी कर आराम से सोए थे, उन्हें कोई होश ही नहीं था। तो माधव जो था परेशान जब होने लगा तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं दरवाज़े के पास ही खड़ा रहता हूँ। इस बार अगर दरवाज़ा कोई खटखटाएगा तो फ़ौरन दरवाज़ा खोल कर देखूँगा कि आखिर कौन है ये। तो वो वैसे ही करता है। इस पर दरवाज़ा फिर से खटखटाता है। तो माधव जो था वो 1 मिनट के अंदर ही दरवाजे को खोल कर देख लेता है। तो वो क्या देखता है कि यहाँ दरवाजे के सामने कोई नहीं था। वो हैरान होता है कि इतनी जल्दी कोई अचानक से हवा में कहाँ गायब हो गया। उसे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। तो वो दरवाज़ा बंद कर जैसे ही जाने लगता है तो दरवाज़ा फिर से खटखटाता है। इस बार वो पहले से कम वक्त में ही दरवाज़ा खोल कर देखता है, लेकिन तब भी वहाँ कोई नहीं मिलता उसे। वो थोड़ा डर गया था। आखिर ये हो क्या रहा है? ये खटखटाने वाला आखिर हवा में कहाँ गायब हो जाता है? वहीं माधव जो था वो डर गया और जाकर अपने बिस्तर पर चादर को अपने मुंह तक और सो गया। यूँ तो उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी सोने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वहीं अगले दिन जब वो वापस से फैक्ट्री में पहुंचता है और उस पहले वाले मज़दूर से मिलता है तो उससे कहता है कि देखो, जो भी कोई बात है तुम मुझे बता दो। तो इस पर वो मज़दूर कहता है कि हाँ साहब, दरअसल मैं वहाँ उस घर में इसलिए नहीं रहना चाहता था क्योंकि एक रात मैंने देखा कि एक औरत उस घर में घूमती है जो दिखने में इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी।
उसे देख मैंने मन में सोचा, हो ना हो ये कोई प्रेत आत्मा है। इतने में वो औरत मेरी ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एहसास था जिसे देख मुझे डर लग रहा था। और फिर मैं डर के मारे वापस से अपने जो बिस्तर था वो दूसरी ओर लगाकर सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने चादर को थोड़ा नीचे किया और देखा कि वो औरत गई या अभी भी है। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत जो थी दीवार से पार होकर कमरे से बाहर चली गई। मैं तो दहशत से वहीं पागल हो गया। और फिर मैंने यही डिसीज़न लिया कि अब मैं उस घर में दोबारा नहीं रहूँगा। फिर यहाँ पर माधव जो था वो उस मज़दूर को, फैक्ट्री के वर्कर को अपने साथ हुए किस्से को बताता है। तो वो जो फैक्ट्री का वर्कर था वो कहता है, साहब आपको भी उस घर में नहीं रहना चाहिए। आप अपने लिए कोई और ठिकाना देख लो, नहीं तो आगे न जाने वो आत्मा आपके साथ क्या कर दे। तो माधव जो था वो उस आदमी की बातों से सहमत था। लेकिन इतनी जल्दी उन्हें दूसरा घर मिलेगा कहाँ। तो उस रात जो था वो वापस से उसी घर में जाकर उन बाकी मज़दूरों के साथ सो जाता है। तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिससे उसकी आँख खुलती है। तो वो देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी। उसे देख वो डर गया कि ये कौन है। तो इतना कहता ही है वो कि वो औरत जो थी वो माधव का हाथ पकड़ उसे बेड से नीचे गिरा देती है और एक बार फिर उसे ज़ोर से हवा में उछालकर सीधा सामने की दीवार से दे मारती है। यहाँ पर माधव को बहुत चोट लगती है। तो जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसे अपनी कमर में काफ़ी भार महसूस होता है, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर उसकी कमर पर रख दिया हो। इसी के साथ वो जो बाकी मज़दूर उसके साथ उस कमरे में सोए थे उनकी ओर देखता है। वो उन्हें आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मज़दूर तो शराब वराब पीकर नशे में होकर सोए हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें माधव की चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। तो माधव जो था वो किसी तरह उसी हालत में अपने बिस्तर पर जैसे ही बैठता है तो गिर पड़ता है। उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। वो औरत उसे गुस्से से घूर कर कहती है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। इस पर माधव कहता है कि हाँ, हम यहाँ से कल ही निकल जाएंगे, फ़िलहाल के लिए हमें छोड़ दो। तो इतना था और अचानक से वो औरत कहीं गायब हो गई। फिर वहीं अगले दिन माधव जो था बाकी मज़दूरों को लेकर फैक्ट्री में ही सोने लगा, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई दूसरा घर नहीं मिला था। लेकिन जब उन्हें कोई दूसरा घर मिल जाता है करीब 4 दिन बाद, तो माधव उन मज़दूरों को साथ लेकर उस घर में जाता है, क्योंकि उनका कुछ सामान अभी भी वहीं पड़ा था। तो वो जैसे ही घर में जाता है तो उसे हॉल में कुछ लोग बैठे हुए नज़र आते हैं। वो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें माधव के कदमों की आहट सुनाई देती है तो वो अचानक से चुप हो गए और मुड़कर माधव की ओर देखने लगे। तो माधव जो था वो उनसे कहता है, हमारा कुछ सामान यहाँ रह गया है, बस वही लेने आए हैं, हम बस थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। इस पर वो जो मज़दूर थे वो माधव की ओर देखने लगे और कहने लगे
कि इस पर माधव ने उन मज़दूरों से कहा, किसी से नहीं, तुम बस जल्दी से घर से सामान निकालो। तो लगभग उन्होंने 2 घंटे के अंदर वो सारा सामान वहाँ से निकाल लिया था और माधव फिर कभी उस घर में मुड़कर नहीं गया। इसी के साथ किसी से उसे पता चला कि उस घर में आगे कभी भी अगर कोई फैमिली रहने गई तो उस फैमिली में कोई ना कोई मेंबर की मौत ज़रूर हुई है और फिर उस घर के बाकी लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगते, जिसकी वजह से उस घर में 3 महीने से ज़्यादा कभी कोई फैमिली टिकी ही नहीं। प्रकाश जी का पुराना घर जो था वो बहुत ही छोटा था और उनकी फैमिली थोड़ी बड़ी थी। तो फिर वो एक नए इलाके में एक पहले से थोड़ा बड़ा घर खरीद लेते हैं। अब मुसीबत क्या हुई कि जो उनका घर था वो मेन रोड से काफ़ी अंदर पड़ता था। तो वो किसी ऑटो ड्राइवर से तय करते हैं कि वो उन्हें हर रोज़ उनके घर आकर ऑफिस के लिए लेकर जाएगा, जिसके लिए ऑटो ड्राइवर मान जाता है। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक वो ऑटो ड्राइवर उन्हें उनके घर से सुबह लेकर जाता और ऑफिस छोड़ देता। फिर वहीं एक रोज़ सोमवार के दिन ऑटो ड्राइवर जो था वो नहीं आया, जिस पर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई कि आज से पहले तो उस ऑटो ड्राइवर ने कभी छुट्टी नहीं की है, शायद उसकी कोई तबीयत खराब रही होगी। ऐसा सोच वो उस रोज़ बस से ही अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहीं वो ऑटो ड्राइवर काफ़ी दिनों तक ना आने पर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। फिर वो किसी और दूसरे ऑटो ड्राइवर से बात करते हैं तो वो उनको ऑफिस ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उस दूसरे वाले ऑटो ड्राइवर के साथ ऑफिस जाने लगे। वहीं एक रोज़ जब वो अपने ऑफिस से निकलते हैं तो देखते हैं कि वो जो पहले वाला ऑटो ड्राइवर था वो किसी और ही सवारी को लेकर वहाँ पर आया था। वो उसे रोक कर पूछने लगे, अरे भाई क्या बात है, तुमने मुझे ले जाना क्यों छोड़ दिया? तो इस पर वो ऑटो ड्राइवर कहता है, आप तो कितने अनजान बन रहे हैं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है आप कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो प्रकाश जी जो थे इस पर कहते हैं, हाँ भाई, मुझे नहीं मालूम कि तुमने आना क्यों बंद कर दिया, तो मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। इस पर वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि रविवार की रात जब मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो आप मुझे मिले थे। तो आपने मुझसे कहा कि मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ, और जब मैं आपको लेकर आपके घर के पास पहुंचने ही वाला था तो आपने मुझसे कहा कि यहाँ नहीं, मुझे कहीं और जाना है। तो मैं आपको उस रास्ते लेकर जाने लगा और तभी रास्ते में आपने एक नाले के पास गाड़ी रुकवा दी और मुझे उस पानी से भरे गंदे नाले में ले जाकर धक्का दे दिया और फिर मेरी मदद भी नहीं की बाहर निकलने में। और जैसे ही मैं आपको देखने लगा आप अचानक से कहीं चले गए। तो इस पर प्रकाश जी सोच में पड़ गए कि ये कैसी बात कर रहा है, रविवार की रात तो मैं इसे कभी मिला ही नहीं था। वो यही बात उस ऑटो ड्राइवर को भी कहते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी फैमिली से बात करो, वो तुम्हें बताएंगी कि रविवार की रात तो मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था। तो ऑटो ड्राइवर जो था प्रकाश जी की बात मान उनको लेकर उनके घर पहुंचता है। तो उनकी फैमिली यही कहती है कि रविवार की रात तो वो कहीं बाहर गए ही नहीं थे। तो उस ऑटो ड्राइवर को मिला तो मिला कौन? इस पर वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैं समझ गया कि वो भले ही आप नहीं थे, बल्कि आपकी शक्ल में कोई छलावा था। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं आज के बाद
आपको फिर कभी लेकर नहीं जा पाऊँगा। मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। वो कोई छलावा था, न जाने फिर आगे वो मुझे मिले और मेरे साथ क्या कर दे। तो यहाँ पर प्रकाश जी जो थे वो उस ऑटो ड्राइवर की बात मान जाते हैं और जैसे कि वो दूसरे ऑटो ड्राइवर के साथ आने जाने लगे थे तो वो आगे भी उसी के साथ आते जाते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि वो जो दूसरा ऑटो ड्राइवर था उसने भी अचानक से आना बंद कर दिया है। वो परेशान हो गए इस बात से। तो वहीं जब वो अपने ऑफिस में थे तो एक रोज़ उन्होंने वो पहले वाले ऑटो ड्राइवर से मिले तो उससे पूछा, अरे यार, वो जो दूसरा वाला ऑटो ड्राइवर था जो तुम्हारा दोस्त भी है उसने भी अचानक तुम्हारी तरह आना बंद कर दिया, क्या बात हुई, तुम कुछ जानते हो क्या? तो वो जो ऑटो ड्राइवर था वो हंसने लगा और बोला, आप नहीं जानते कि उसने क्यों आना बंद कर दिया? तो प्रकाश जी ने कहा, अरे नहीं भाई, मैं सच में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो बोलता है कि उसने मुझे बताया कि रात 12 बजे मंगलवार की रात यहीं मिले थे। तो आपने उससे कहा कि मुझे घर लेकर चलो। तो जब वो आपको घर लेकर जाने लगा तो आपने कहा कि मुझे घर नहीं जाना। आपने उसे एक एड्रेस दिया और कहा कि आपको वहाँ जाना है। वो जब उस जगह लेकर पहुँचा तो वो एक पुराना कब्रिस्तान था। आप खुद तो उस कब्रिस्तान में चले गए, लेकिन पीछे से उस ऑटो वाले को भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं। वो मना करता है लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। तो उसने वहाँ देखा कि एक कब्र खुदी हुई थी। तो आपने उस कब्र में उसको धक्का दे दिया और उस पर मिट्टी फेंकने लगे। वो किसी तरह खुद को बचा के वहाँ से निकल गया। प्रकाश जी जो थे वो बड़े ही हैरान हुए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, मंगलवार की रात ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उस रोज़ तो मेरी छुट्टी थी, मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं, तो देर रात उसे कैसे मिल सकता हूँ? तो फिर यही सारी बात बाद में प्रकाश जी अपने एक दोस्त को बताते हैं। तो वो कहता है कि तुम जिस जगह पे रहते हो ये जगह थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर भूत प्रेत वगैरह काफ़ी घूमते हैं। तो उन ऑटो ड्राइवर को कोई ना कोई छलावा मिला होगा तुम्हारी शक्ल में। देखो, अगर तुम अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करना चाहते हो तो तुम्हें वो घर छोड़ देना चाहिए। वो जगह बहुत ही खतरनाक लगती है। यहाँ पर प्रकाश जी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल गए और फिर कभी उस एरिया में गलती से भी नहीं गए। उस दिन सचिन अपने दोस्त के साथ ट्रेन से अपनी मौसी के गांव गया। तो वहाँ पर वो पहली बार ही गया था, तो इसीलिए उसे नहीं मालूम था कि गांव में उसकी मौसी का घर कहाँ पर है। तो रास्ते में सचिन को एक आदमी मिलता है, मतलब कि गांव वाला। तो वो उनसे कहता है, आपको दयानंद जी का घर मालूम है? तो इस पर वो गांव वाला कहता है, हाँ हाँ, उन्हें तो पूरा गांव जानता है, वो तो बहुत ही भले इंसान है। आपको उनके घर जाना है क्या? तो इस पर सचिन के दोस्त ने कहा, हाँ, हमें उनके घर जाना है, असल में वो हमारी मौसी का घर है। तो इस पर जो गांव वाला था वो कहता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी आप उनके रिश्तेदार हैं, चलिए मैं आपको उनके घर लेकर चलता हूँ। तो
वो जो गांव वाला था वो दोनों दोस्तों को दयानंद जी के घर लेकर पहुंचता है। दयानंद जी जो थे सचिन की मौसी के पति थे। तो वो जब घर पहुंचे तो गांव वाला जो था वो बाहर से ही आवाज़ लगाते हुए कहता है कि अरे दयानंद जी, आपके रिश्तेदार आए हैं शहर से। तो दयानंद जी जो थे वो जल्दी से अपने दरवाजे पर आते हैं घर के। तो पीछे से मौसी जी भी आती हैं। तो मौसी जी सचिन को देख पहचान जाती हैं, क्योंकि वो सचिन से शहर जाकर एक से दो बार मिलकर आई थी। तो वो देखकर सचिन को पहचान जाती हैं और बड़ी ही खुश होती हैं। यहाँ दरवाजे पर वो खड़ी हुई सचिन से बातचीत करने लगती हैं कि मेरी बहन कैसी है, बाकी घर में सब कैसे हैं, तुम कैसे हो। तो मौसी जी के जो पति देव थे वो कहते हैं, अरे तुम तो दरवाजे पर ही खड़ा कर सारे सवाल जवाब कर लोगी, इन्हें घर में तो लेके आओ, पानी वानी वगैरह कुछ तो दो। तो मौसी जी जो थी वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे हाँ, मैं तो सब भूल ही गई थी, चलो आओ बेटा, तुम दोनों अंदर आओ, बैठो। तो वहाँ मौसी जी ने एक चारपाई बिछाई और दोनों दोस्त उस पर बैठ गए आराम से। तो मौसी जी घड़े का ठंडा पानी दोनों के लिए लेकर आती हैं। दोनों पीकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, ताजगी भरा। यहाँ पर वो जो गांव वाला था वो अब जा चुका था और मौसी जी जो थी वो सचिन की और उसके दोस्त की बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करने में जुट जाती हैं। बिना सोचे समझे बस उनके लिए दुकान से बहुत कुछ खरीद कर लाती हैं खाने के लिए। तो उनके आगे वो सब वो रख देती हैं। तो सचिन जो था वो कहता है, अरे मौसी जी, आपने ये सब इतनी जल्दी जल्दी, अभी हमें कुछ खाने का मन नहीं है। तो मौसी जी जो थी वो कहती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, जितना खाना है उतना खा लो, बाकी बाद में खा लेना। तो सचिन का जो दोस्त था विवेक, वो थोड़ा सा खाने पीने का काफ़ी शौकीन था। सचिन तो कुछ नहीं खाता, लेकिन विवेक जो था वो जो भी कुछ सामने रखा था उसमें से थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत कुछ खा लेता है। तो वहीं मौसी जी जो थी वो फिर से अपने बहन के बारे में पूछती हैं कि वो कैसी हैं, सब ठीक है घर में। तो सचिन जो था वो सब इत्मीनान से बताता है उन्हें कि घर पर हाँ सब लोग बहुत ही ठीक हैं, आपको याद करते हैं। मौसी जी जो थी वो सचिन को काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करती थी, मतलब कि उनकी कोई खुद की संतान नहीं थी, इसीलिए वो सचिन से बहुत लगाव रखती थी। यहाँ पर सचिन जो था वो भी अपनी मौसी से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए जब सचिन की माँ ने सचिन को कहा कि वो अपनी मौसी से मिलकर आ जाए उनके गांव, तो वो बिना कुछ कहे तुरंत ही मान गया। और फिर वहीं रात में खाने के बाद सचिन और उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा थोड़ा परेशानी महसूस कर रहे थे, क्योंकि मौसी जी ने उन्हें बहुत ज़्यादा खिला दिया था। नॉर्मली वो इतना खाना नहीं खाते थे, लेकिन क्या करते, मौसी जी इतने प्यार से खिला रही थी जिसके चलते वो मना नहीं कर पाए और थोड़ा ज़्यादा खा लिया। तो फिर यहाँ सचिन जो है वो अपनी मौसी से बोलता है कि हम दोनों को थोड़ा सा परेशानी महसूस हो रही है, खाना हज़म करने के लिए हम थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। तो मौसी जो है वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम गांव में घूमने चले जाओ, तुम्हें थोड़ा गांव भी देखने को मिल जाएगा।
और फिर सचिन और उसका दोस्त दोनों मिलकर गांव में यहाँ वहाँ घूमने टहलने निकल पड़ते हैं। यूं ही घूमते फिरते वो गांव के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ सिर्फ एक ही घर था, आसपास और कोई घर नहीं था। तो सचिन को वो घर अपनी ओर जैसे आकर्षित कर रहा हो। तो यहाँ पर सचिन जो था वो बिना कुछ सोचे उस घर के दरवाजे तक पहुँच जाता है। वो उस घर के दरवाजे को हाथ लगाने ही वाला था कि पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है। तो सचिन जैसे ही पलटता है तो देखता है कि वहाँ पर एक गांव की लड़की खड़ी है। तो वो लड़की जो थी वो सचिन से कहती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे? क्या तुम नहीं जानते कि ये डायन अम्मा का घर है? तो सचिन और उसका दोस्त दोनों उस लड़की की बात पर थोड़ा मुस्कुराए। तो ये देख वो लड़की बोली, तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही है ना? हाँ, तुम तो इसे झूठ समझोगे ही। तुमने कभी सच में किसी डायन को जो नहीं देखा होगा। तो सचिन जो था उसकी बातों पर हंसने लगता है। तो इससे वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तो फिर सचिन वापस से चुप हो जाता है और कहता है, अच्छा ये कहो तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर वो जो लड़की थी वो थोड़ा मुंह फुलाकर कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है। लेकिन तुम लोग कौन हो? तो सचिन उसको सब बताता है कि वो अपनी मौसी के घर आया है। तो वो जो लड़की थी लक्ष्मी वो कहती है कि देखो तुम इस घर से दूर रहो, यहाँ पर डायन अम्मा रहती है और अगर तुम इस घर में जाओगे तो वो तुम्हें पकड़ लेगी और मार देगी। तो सचिन कहता है कि अच्छा मैं भी तो देखूं कि डायन अम्मा सच में है भी या नहीं, या तुम ऐसे ही लोगों का पागल बनाती हो। तभी सचिन का जो दोस्त था विवेक वो कहता है, यार तू भी क्या बेकार की बातों में पड़ गया। वहाँ मौसी जी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, हमें घर से निकले कितनी देर हो गई है। तो सचिन कहता है, हाँ यार मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी एक बार लाइफ में डायन को तो देखना ही चाहूँगा। तो लक्ष्मी जो थी वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, डायन भी कोई देखने की चीज़ होती है। वो अगर तुम्हें मिली तो तुम्हें जान से मार देगी। अब यहाँ पर सचिन जो था लक्ष्मी से बहस करने लगता है कि डायन वगैरह तो कुछ नहीं होती है। तो लक्ष्मी बहुत ही गुस्से में कहती है, नहीं वो होती हैं। तो सचिन जो था वो कहता है कि ऐसा है तो तुम हमें डायन से मिलवाओ, तभी हम तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। तो लक्ष्मी कहती है, ठीक है कल रात, लेकिन आज नहीं। घर पर मेरी माँ मुझे ढूंढती होंगी। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से भाग जाती है। तो विवेक जो था अपने दोस्त से कहता है, यार तू भी क्या बेकार की चीज़ों में फंस रहा है? तो सचिन कहता है, अरे यार कुछ नहीं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। वैसे भी लाइफ में कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, देखना तो बनता है सच में डायन होती भी है या नहीं। तो फिर विवेक कहता है, हाँ यार जो भी है आप कल देखेंगे, वहाँ पर मौसी जी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, पता चले वो यहीं आ गई हैं हमें ढूंढते ढूंढते। वहीं जब दोनों दोस्त वापस से मौसी जी के घर पहुंचते हैं तो वाकई में मौसी जी जो थी दोनों के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। वो अपने पति से कह रही थी कि आपको जाकर देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ रह गए हैं, अब
अब तक लौटे क्यों नहीं। हो सकता है वो गांव में भटक गए हों, वो पहली बार इस गांव में आए हैं ना, इसीलिए। कि तभी वो जब देखती है कि दोनों दोस्त वहाँ आ गए हैं तो वो सचिन से कहती हैं, बेटा तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कितना अंधेरा हो गया है, मेरा दिल घबरा रहा था, ना जाने तुम कहाँ रह गए हो। तुम्हें तो इस गांव के बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं है। तो इस पर सचिन कहता है, अरे आप चिंता मत कीजिए, हम इतने भी बच्चे नहीं हैं, हम सब जानते हैं। तो मौसी जी कहती हैं, चिंता क्यों ना करूं, मैं तो तुम्हारी चिंता करूंगी। तुम मेरे अपने हो, तुम्हारी चिंता नहीं करूंगी तो और किसकी चिंता करूंगी। तो फिर मौसी जी जो थी दोनों दोस्तों को घर में अंदर लेकर जाती हैं और उनके लिए एक कमरे में बिस्तर कर देती हैं और दोनों दोस्त फिर वहाँ पे आराम से सो जाते हैं। अब सचिन जो था, रात में उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने दोस्त से बातचीत करने लगा और बोला कि अरे यार सुबह कब होगी, फिर कब से रात होगी, तब जाकर हम उस डायन से मिल पाएंगे। तो इस पर विवेक कहता है, क्या यार तुझे डायन से मिलने की बहुत बेसब्री हो रही है। तो सचिन कहता है कि ऑफ कोर्स यार, अगर हमने डायन देखी तो हम कॉलेज में सब लोगों को बताएंगे और फिर देखना सब किस तरह हमारी इज्जत करेंगे और हमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, देखना तो इस पर विवेक कहता है, यार तू बेकार की बातें मत कर, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तुझे भले ही नींद ना आ रही हो। तो सचिन कहता है, हाँ हाँ तू सो जा कुंभकर्ण की औलाद, तुझे तो हमेशा ही नींद आती है। तो फिर विवेक जो था वो सो जाता है। तो वहीं सचिन जो था वो कल के इंतज़ार में पूरी रात यूं ही आंखों आंखों में निकाल देता है। फिर यहाँ पर अगले दिन दोनों दोस्त जो थे वो यूं ही टहलते टहलते गांव के कुएं पर पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर और भी लड़कियों के साथ लक्ष्मी पानी भर रही थी। बाकी लड़कियाँ जा चुकी थी लेकिन लक्ष्मी अभी भी वहाँ पानी भर रही थी। तो दोनों दोस्त वहाँ टहलते हुए पहुँचते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। तो सचिन जो था वो कहता है, तो तुम अपना वादा भूली तो नहीं हो हमें डायन से मिलाने का। तो इस पर लक्ष्मी कहती है, क्या बात है, डायन नमस से मिलने के लिए बहुत बेसब्री हो रही है, बड़े अजीब इंसान हो तुम, आज तक तुम जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस पर सचिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं कुछ अलग हूँ। तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बहुत अलग हो, हमारे गांव में तुम जैसा तो कोई नहीं है। यहाँ तो गांव वाले डायन को देखते ही डर से कांपने लगते हैं, उससे दूर भागते हैं, और तुम हो के डायन से मिलना चाहते हो, अजीब तो वो, बड़े ही अजीब। तो सचिन कहता है, हेलो, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के काम में भी अपना ही एक अलग मज़ा रहता है, बहुत ही अपने अंदर एक डेयरिंग फीलिंग आती है कि हम कितने बहादुर हैं। तुम्हारे गांव वालों को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, समझी। अब यहाँ पर जो था लक्ष्मी को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है क्योंकि सचिन की बातें थोड़ी उसे गुस्सा दिला रही थी। तो वो सचिन को गुस्से से घूरने लगी। तो विवेक जो था बात को संभालते हुए कहता है, अरे तुम दोनों झगड़ा बंद करोगे, बेकार की बातों में मत पड़ो, कितना सुंदर मौसम है, इसको एंजॉय करना चाहिए, और तुम दोनों हो कि झगड़ा करने लगे हो। तो लक्ष्मी अपना पानी से भरा जो मटका था उसको उठाकर जाने लगती है। तो विवेक और सचिन उससे वो मटके लेकर खुद पकड़ लेते हैं। तो लक्ष्मी कहती है, अरे तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, मैं रोज़ करती हूँ, मैं लेके जा सकती हूँ। तो सचिन कहता है, अरे हमसे क्यों नहीं होगा, हम इन मटकों को तुम्हारे घर तक छोड़ के आएंगे, तुम चिंता मत करो, बस हमें ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है।
तो फिर तीनों मिलकर लक्ष्मी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब वो घर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी की जो माता जी थी वो खड़ी थी। उन्हें देखकर वो उन्हें नमस्ते करते हैं। तो वो पूछती हैं कि ये दोनों कौन है। तो लक्ष्मी उनके बारे में सब बताती है। अच्छा, तो ये दयानंद जी के रिश्तेदार हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तो दोनों मना कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मी कहती है, अरे क्यों नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी चाय बनाती है, चलो और पीकर खुद बताना कि कैसी लगी। फिर दोनों दोस्त लक्ष्मी की बात मान लेते हैं। तो वो घर में जाते हैं तो लक्ष्मी की माँ जो थी दोनों दोस्तों के लिए चाय बनाती है और दोनों पीते हैं। तो लक्ष्मी कहती है, अब बताओ कैसी लगी मेरी माँ के हाथ की चाय। तो दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि बहुत ही अच्छी चाय बनी है। फिर चाय पीने के बाद दोनों दोस्त लक्ष्मी के घर से चल पड़ते हैं। अब फिर क्या था कि रात हो जाती है। तो दोनों दोस्त लक्ष्मी को उसी घर के बाहर मिलते हैं। तो लक्ष्मी थोड़ी डर रही थी उस घर के अंदर जाने के लिए, लेकिन सचिन जो था वो काफ़ी बेसब्र हो रहा था उस घर के अंदर जाने के लिए। तो तीनों जो थे उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो सचिन लक्ष्मी का थोड़ा मजाक उड़ाने लगा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और तुम कहती हो कि यहाँ तो डायन अम्मा रहती है। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी सचिन के कंधे पर पीछे से एक हाथ आता है। तो तीनों एकदम से डर गए और बड़े ही धीमे कदमों से पीछे की ओर मुड़ते हुए देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि उनके पीछे एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी थी। तो वो बूढ़ी औरत उनसे पूछती है कि वो लोग कौन है और उसके घर में क्या कर रहे हैं रात गए। तो सचिन जो था वो इधर उधर की बातें घुमा फिरा कर कहता है कि हम रास्ता भटक गए थे, गलती से यहाँ पर आ गए हैं। तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो कहती है, ऐसी बात है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो बूढ़ी औरत उन्हें रुकने को कहती है। तो लक्ष्मी को थोड़ा अजीब लग रहा था उस घर के अंदर, और वो जो बूढ़ी औरत थी उसे देख उसे अजीब सा थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी। तो वो धीरे से सचिन को कहती है, नहीं हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन सचिन जो था वो उस बूढ़ी औरत के कहने पर अपने कदम रोक लेता है। तो कहता है कि हाँ कहिए क्या बात है। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, अब तुम आए हो तो थोड़ा मेरी भूख ही मिटा दो। तो इस पर वो तीनों हैरान होते हैं कि भला ये बूढ़ी औरत कैसी बात कर रही है। तो अचानक से ही उस बूढ़ी औरत का जो रूप था वो पहले से डरावना हो गया। तो ये देख उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सचिन जो था वो एकदम से ही हैरान हो जाता है कि ये तो सच में एक डायन है। तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं खुद तो फंसा ही फंसा, साथ में अपने दोस्तों को भी मैंने मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया है। तो वो तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं। वो डायन कहती है, क्या हुआ, तुम मेरी भूख नहीं मिटाओगे? आज तो मैं तुम तीनों को खाकर बहुत ही खुश होने वाली हूँ। तो लक्ष्मी जो थी वो थोड़ा ऐसे हो गई थी जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट और डर लग रहा था। वो लगभग रोने ही वाली थी। तो विवेक और सचिन उसको थोड़ा हिम्मत देते हैं। सचिन जो था वो डायन से कहता है, हमें खाकर तुम्हें क्या मिलेगा, हमें जाने दो। तो वो डायन कहती है,
यहाँ पर सालों से कोई इंसान नहीं आया था, लेकिन आज तुम लोग आए हो, तो तुम्हें कैसे जाने दूँ? तुम्हें अपना भोजन बना के रहूँगी। फिर वो जो डायन थी उन तीनों की ओर जैसे ही बढ़ती है तो वो तीनों उसको धक्का दे देते हैं और वो गिर जाती है। इतने में तीनों बड़ी ही रफ्तार से उस डायन अम्मा के घर से भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। और वहाँ से काफ़ी दूर निकलने के बाद सचिन जो था वो अपने दोनों दोस्तों से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हम इस खतरे में पड़े थे। तो इस पर लक्ष्मी कहती है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। विवेक जो था वो कहता है, क्या वो अब भी हमारे पीछे हो सकती है? कहीं वो यहाँ तो नहीं आएगी? तो इस पर लक्ष्मी कहती है, नहीं, वो डायन काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी। काफ़ी वक्त से उसने इंसानों को नहीं खाया है, तो इसीलिए वो शायद बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। तो हो सकता है कि वो उस घर से बाहर ना निकल पाए और हमें पकड़ने के लिए यहाँ ना आए। इसीलिए अब हम तीनों भगवान की कृपा से सेफ हैं। इस तरह सचिन की वजह से उसके दोनों दोस्त लक्ष्मी और विवेक मौत के मुंह में जाते जाते बच गए, लेकिन वक्त रहते वो तीनों अपना आप को बचाकर उस डायन के घर से बाहर निकल आए। और वाकई में वो डायन काफ़ी वक्त से भूखी थी और बूढ़ी भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी उन तीनों के पीछे नहीं आई। वो कभी उस घर से बाहर नहीं निकल पाई। अंधेरी काली रात थी। दिनेश रास्ते से जा रहा था कि तभी उसकी नज़र रास्ते पर खड़ी उस बस पर गई। उस बस से उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। दिनेश जो था उस बस में अंदर गया तो देखता है उस बस के अंदर न ड्राइवर है न कंडक्टर, लेकिन उस बस के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वो बस में यहाँ वहाँ उस बच्चे को तलाशने लगा कि तभी बस की आखिर की सीट पर एक छोटा बच्चा 2 साल का बैठकर रो रहा था। दिनेश उस बच्चे के पास गया तो वो बच्चा दिनेश को देखता है तो दिनेश क्या देखता है कि उस बच्चे की आंखें चमक रही थी। ये देख दिनेश डर गया और वो समझ गया कि ये बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई आत्मा या भूत प्रेत है। वो बिना देर किए उस बस से नीचे उतरकर वहाँ से भाग गया।